नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना को काबू में करने के लिए महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से धारा 144 और कुछ और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में दवाओं, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बेड की कमी हो गई है। राज्य को कोरोना पर नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस की जरूरत है। रिटायर्ड डॉक्टर मदद के लिए आगे आए। उद्धव ने कहा कि जीविका जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है जीवन का बचना। इसीलिए हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। भयानक पद्धतीने म्हणजे आजचा जो आकडा आहे, महाराष्ट्र में बुधवार से पूरे राज्य में लॉकडाउन भले न हो, लेकिन उससे ये कम भी नहीं। उद्धव सरकार ने पाबंदियों की इस किस्त का नाम दिया है ब्रेक द चेन। बुधवार रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो जाएगी। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुलेगा। बैंक, पेट्रोल पंप, कार्गो, ई कॉमर्स, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लागू रहेंगी। रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ वहां से ऑर्डर घर तक मंगाया जा सकेगा। मीडिया की सेवाओं पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। महाराष्ट्र सरकार ने 5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान हुआ है। रजिस्टर्ड फेरी वालों को आर्थिक मदद मिलेगी। आदिवासियों को 2,000 रुपए की मदद, रिक्शा वालों को 1,500 रुपए, 12 लाख मजदूरों को 1,500 रुपए देने का फैसला हुआ है। अन्न सुरक्षा जी आपली योजना आहे, त्या योजनेअंतर्गत जे सगळे लाभार्थी आहेत, या लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे 1 महिना आपण आता मोफत धान्य देणार आहोत पुढच्या 1 महिन्यासाठी। उद्धव ठाकरे ने इन पाबंदियों के साथ ये भी कहा है कि उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। कोणत्याही व्यक्तीला अतिआवश्यक काम किंवा योग्य कारण नसेल तर घराबाहेर आपण आता पडू द्यायचं नाहीये। मी तर विनंती करतोय की हे मी नियम सांगतोय, पण मला आपल्याकडनं उलट पाहिजे की जसं एक शब्द आहे जनता कर्फ्यू, जनता ठरवते की नाही आम्हीच आता हे करणार किंवा हे करणार नाही, तसं तुम्ही ठरवायचंय। महाराष्ट्र में कोरोना पर रोक के लिए उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू करने का फैसला जरूर किया है, लेकिन उससे कितनी मदद मिलेगी इस पर अभी कुछ गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। क्या आप यकीन करेंगे कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां आज भी करीब 8,000 नए केसेस सामने आए हैं, वहां अब सिर्फ वेंटिलेटर वाले केवल 20 बेड बचे हुए हैं। वहीं मुंबई के पालक मंत्री बेड घेरने के लिए अभिनेताओं और क्रिकेटर्स पर निशाना साध रहे हैं। बढ़ते कोविड केसेस को देखते हुए बीएमसी हॉस्पिटल बेड्स भी बढ़ा रही है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर, वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर अप्रैल का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज मुंबई में 9,300 के करीब हर रोज केसेस आ रहे हैं। बीएमसी कोशिश कर रही है कि जंबो फैसिलिटीज हो, ओपन एरिया हॉल्स हो, इन सभी जगहों पर हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए जाएं, आईसीयू की फैसिलिटी दी जाए, ताकि जो केसेस का बढ़ता आंकड़ा है, उन जो पेशेंट्स हॉस्पिटल बेड्स रिक्वायर है, उन पेशेंट्स को जल्द से जल्द अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके।
आपने नेहरू साइंस सेंटर का हाल देखा, सुना। अब बीएमसी का डैशबोर्ड देखिए, जो माया नगरी मुंबई की खौफनाक हकीकत बता रहा है। 2542 में से केवल 60 आईसीयू बेड इस वक्त उपलब्ध हैं और वेंटिलेटर वाले तो केवल 20 बेड ही उपलब्ध हैं। हालांकि ऑक्सीजन सुविधा के साथ 1394 बेड्स की उपलब्धता आपको कुछ राहत देते लगेगी और सामान्य बेड है करीब 5000। मुंबई में एक्टिव केस 90,000 के पार हो चुके हैं। सोमवार को 43 मौतें हुई और करीब 7000 नए केस आए। देखा जाए तो सोमवार को नए केस में गिरावट आई है, मगर इस समय मुंबई में बेड की स्थिति देखते हुए ये संख्या भी बहुत ज्यादा है। बीएमसी कह रही है कि अगले कुछ हफ्तों में सरकार मुंबई के लिए 3 नए जंबो हॉस्पिटल लेकर आ रही है। जी साउथ वार्ड में एनएससीआई एक जंबो सेंटर है जो ऑलरेडी एक्टिवेट किया गया है। उसके अलावा बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए हमने नेहरू साइंस सेंटर यहाँ पे 150 बेड्स एक्टिवेट किए हुए हैं और पोद्दार सेंटर में हमने 225 बेड्स एक्टिवेट किए। ये सेंटर जो है ये सिमिलर टू डोम है। यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज एसी किया गया है। आप देख रहे हैं कि 70% बेड्स को हमने ऑक्सीजन की सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड एजेंसी डॉक्टर्स की हमने अपॉइंट की हुई है। उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स और हमारे एमओएच हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ तैनात होंगे, जिसके तहत हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधाएं नागरिकों को दे सकते हैं। बेड की कमी के बीच मुंबई के गार्डियन मंत्री असलम शेख ने बयान दिया कि बिना जरूरत के मुंबई में सेलिब्रिटी बेड घेर लेते हैं, इसीलिए आम लोगों को दिक्कत होती है। हालांकि उनका बयान राजनीतिक ज्यादा लगा, क्योंकि उनके निशाने पर थे मोदी के करीबी माने जाने वाले अक्षय कुमार और हाल ही में केंद्र सरकार का साथ देने के आरोप में विवादों में घिरे सचिन तेंदुलकर। लोग जो है वो जो उनको नॉर्म्स दिया उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए महानगर पालिका को जो है वो एक सर्कुलर निकालना पड़ा कि अब अगर किसी को एडमिशन लेना है तो महानगर पालिका के जो वार्ड्स हैं, हर एरिया में वार्ड्स हैं, उस वार्ड से जो है कॉल सेंटर 24 घंटा काम करता है। वो डिसीजन लेगा कि किसको एडमिट करना है, किसको नहीं करना है। उसके बावजूद भी कुछ सेलिब्रिटीज हो गए, कुछ लोग हो गए, वो अपनी सोर्स लगा के एसिम्प्टोमेटिक है, उनको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो अक्षय कुमार जी अपने आप को फिटनेस के फ्रीक कहते हैं, उनको जाना पड़ा। फिर सचिन तेंदुलकर जी चले गए और एक्टर्स लोग चले गए। ऐसे और भी लोग हैं, खाली उनका नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उनको वहां जाके एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो जो जरूरतमंद है उनको जगह नहीं मिल पाती है। केवल मुंबई में ही नहीं, हालत पूरे महाराष्ट्र में खराब है। मुंबई से सटे नालासोपारा में एक अस्पताल में कथित रूप से 3 घंटे में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 7 मरीजों की मौत हो गई। बीजेपी कह रही है कि स्वास्थ्य मंत्रियों को इस घटना के लिए इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मौत की वजह सिलेंडर की कमी होने से इनकार किया है। क्रिटिकल पेशेंट्स को ही हम इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब चीजें हम देते हैं, और जो कि सब पेशेंट्स को लगभग बताया गया था और थोड़े बहुत पेशेंट्स को जिनको जैसे सुविधा हुई वैसे उनको दिया भी गया था, लेकिन उनकी बॉडी की प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण और किसी पेशेंट्स की उम्र ज्यादा होने के कारण, किसी पेशेंट्स को और जूनी बीमारी साथ में होने के कारण, जैसे डायबिटीज हो गए, शुगर हो गए, ये सब बीमारियों के कारण उनकी बॉडी से अच्छा रिस्पांस नहीं आया और उन पेशेंट मरीजों की रिकवरी नहीं हुई, जिनके कारण ये आज 7 डेथ हुए हैं। सातारा में तो हालत इतने खराब हो गए हैं कि ऑटो रिक्शा तक को हॉस्पिटल में तब्दील करना पड़ा है। इस महिला को ऑटो रिक्शा में ही ऑक्सीजन लगाकर इलाज किया जा रहा है। सातारा में भी बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कुल 8,426 लोग संक्रमित मरीज हैं। अभी सातारा जिले में हालांकि इनमें से 60% होम क्वारंटीन है, फिर भी बेड्स की समस्या अभी से सामने आ रही है। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। कोरोना की दूसरी लहर अब डराने लगी है। आज पूरे देश में 1,61,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 879 की मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या में रोज उछाल आ रहा है, जो सबको डरा रहा है। लेकिन डरने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है। संक्रमण को पकड़ने वाली आरटी-पीसीआर टेस्ट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो कोरोना के लक्षण से पीड़ित हैं, लेकिन बावजूद इसके टेस्ट रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ रही है। यानी कोरोना की दूसरी लहर में वायरस नई रणनीति से हमलावर हो चुका है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाजार की भीड़, दफ्तर में साफ काम करने वाले,
ट्रेन और हवाई जहाज में साथ यात्रा करने वाले, क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो कोरोना से संक्रमित नहीं है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि कोरोना के टेस्टिंग सिस्टम RT-PCR की रिपोर्ट यही कहती है कि आप नेगेटिव हैं, सुरक्षित हैं, घर से निकल सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। लेकिन ये दावा भी गलत हो सकता है, क्योंकि नए खुलासे बेहद हैरान करने वाले और खतरनाक हैं। अब तक ये देखा जा रहा था कि RT-PCR ही वो ही तरीका है ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं। लेकिन कोरोना वायरस के दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे सारे लोग हैं जो दरअसल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट ये डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में अब सबसे खतरनाक बात यह है कि वायरस की मौजूदगी किसके शरीर में है, ये पता लगाना आसान नहीं है। पहले ही रैपिड एंटीजन टेस्ट को बहुत भरोसेमंद नहीं माना जा रहा था। अब RT-PCR टेस्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई मरीजों में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। यानी अगर किसी मरीज को बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसी समस्या होती भी थी, तो इसके बावजूद रिपोर्ट में वो संक्रमित नहीं दिख रहा था। ऐसे में जब डॉक्टरों ने मरीज का CT स्कैन किया तो उसके फेफड़े में हल्के पैच दिखे, जो बिल्कुल कोरोना संक्रमित होने की निशानी है। We are seeing a lot of patients who are coming with RT-PCR being negative but highly suggestive symptoms of COVID-19, and when we put them across through a CT scan, what we find are features which are very, very similar to what we get in COVID. यानी कोरोना का नया वायरस टेस्टिंग की पुरानी प्रक्रिया को धोखा देने में अब सक्षम है। साधारण भाषा में समझें तो वायरस किसी मरीज के गले या नाक में मौजूद नहीं था, इसलिए जब नमूने लिए गए थे तो उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इसकी जगह वो फेफड़ों में पाया गया, जो स्कैन के बाद ही पता चल सकता है। RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है, जो रैपिड एंटीजन है उसकी 50% है, लेकिन RT-PCR है उसकी सेंसिटिविटी 65 to 70% ही है। एक सबसे पहले स्टडी में तो 66% थी, टू बी वेरी प्रिसाइज। हाँ, तो उसका जो सेंसिटिविटी है वो इट इज जस्ट 65 to 70%। उसका मतलब ये हुआ कि 1/3 केस में अगर कोरोना है फिर भी वो RT-PCR नेगेटिव आएगा, तो ये नॉर्मल चीज है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं हम। लेकिन बड़ा खतरा ये है कि जब तक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया नहीं जाता, तब तक वो आइसोलेशन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। और ये घातक है, क्योंकि ऐसे मरीज लगातार वायरस फैलाने का काम कर सकते हैं और ये कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी उस शख्स की बनती है कि अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो वो खुद को तुरंत आइसोलेट करे और डॉक्टरों के संपर्क में रहे। We are seeing a lot of negative RT-PCR reports, but the patient are getting affected with the same symptoms. So, in those challenging cases, we are trying to extract the virus from deep inside the lung through a procedure called bronchoalveolar lavage. So that is becoming a handy tool for most of the clinicians to diagnose COVID-19 in such patients. देश में कोरोना के जो नए वेरिएंट मिले हैं, वो ज्यादा संक्रामक है। इतना ही नहीं, वायरस अलग अलग प्रकार के भी हैं। दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या इसका सबूत है कि वायरस की प्रकृति बदल गई है और ये पहले से ज्यादा घातक है। नए लक्षणों में लोगों के पेट में दर्द, उल्टी और कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि बुखार, बदन में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण तो पहले की तरह कायम ही है। इस वक्त सावधानी बरतने से ज्यादा कारगर कोई तरीका नहीं। वैक्सीन के अपने फायदे हैं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं भूलना है। स्नेहा मोरदानी और गोपी घांगर के साथ आज तक के लिए।